हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस, मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं वन शूट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने जितने भी वॉटपैड पे वन शॉट लिखे हैं ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हार्टलेस प्रिंस का जब भी पार्ट आया करेगा तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वन शॉट लेके आऊँ। एक दिन हार्टलेस प्रिंस, एक दिन वन शॉट। और कभी कभी गाइस, जैसे कि मेरे पास ना अभी डॉल का काम बहुत ज़्यादा है कि मैं अपने डॉल के हेयर बना रही थी, फिर मैं अपने डॉल की ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही थी, और मेरे पास ना लगभग उनकी बहुत सारी ड्रेसेस बनाने का काम आया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं बीच बीच में एक दो दिन छुट्टी भी ले लूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता होगा किस दिन मैं छुट्टी ले लूँ, क्योंकि जिस दिन ठंड कम होती है उस दिन मैं स्टिचिंग का काम कर लेती हूँ, जिस दिन ठंड ज़्यादा होती है उस दिन मैं रिकॉर्डिंग या फिर कहानी लिखने का काम ज़्यादा करती हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। तो और एक और चीज़ गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कॉन्स्टेंटली काम करती हूँ। मैं ब्रेक नहीं लिया है अभी तक। मैंने पिछले 10-15 दिन से मैं लगातार काम कर रही हूँ। मैंने अभी तक ब्रेक भी नहीं लिया है। उसके अलावा भी हार्टलेस प्रिंस इसलिए भी नहीं आ पाएगी क्योंकि एक दिन मुझे यीज़ान फीस्ट के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो अगर वीडियो नहीं आते तो प्लीज़ सैड मत होइएगा, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ कॉन्स्टेंटली। आपको लग रहा है कि एक वीडियो आ जाती तो क्या चला जाता, वीडियो बनाने में हमारे 2 से 3 घंटे जाते हैं, और उस बीच में मैं एक चैप्टर लिख लेती हूँ या कुछ भी काम कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना रही तो मैं कोई काम नहीं कर रही, मैं बहुत सारे काम बैकग्राउंड में कर रही होती हूँ। तो बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हार्टलेस प्रिंस में ना वंक्शन का पार्ट कुछ कम है। तो देखो, अगर आपको खाली वंक्शन सुनना है ना, तो मैं 10 मिनट की एक छोटी सी समराइज करके एक स्टोरी आप लोगों को सुना देती हूँ। तो उस 10 मिनट में जो भी सिर्फ वांक्शन सुनने के लिए यहाँ आया है ना, वो वांक्शन सुनेगा, और उसके बाद उस स्टोरी को कंटिन्यू मत करना, क्योंकि बाकी के जो बंदे नॉवल की तरह स्टोरी को सुनना चाहते हैं, मैं उनके लिए नॉवल की तरह स्टोरी ले आऊँगी। और उसमें वांक्शन के पार्ट आएंगे, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं आएंगे, बहुत कम भी नहीं आएंगे, जितने आने चाहिए उतने आएंगे। क्योंकि अगर किसी ने मोदाओ ज़ूशी पढ़ी है, किसी ने तियानगुआन सीफू पढ़ा है, यानी कि हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग, तो वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स के जो सीन थे ना, वो 250 चैप्टर के बाद शुरू हुए हैं। मोदाओ ज़ूशी में भी जो 90 चैप्टर्स हैं, उसमें वांगशन और विभूषण के बीच कोई रोमांस नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक फोर्सफुली किस दिखाई थी, वो भी ये नहीं दिखाई थी कि वांगजी ने की, वो भी 40वें चैप्टर में जाके दिखाई थी। तो जिसने बुक्स पढ़ी हैं वो बंदा जानता है कि जो मोशियांग तोंगशू है उसकी राइटिंग कैसी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बस एक टॉक्सिक चीज़ होनी चाहिए, कोई हाथ पकड़ के रोमांस कर रहा है, कोई बांध के रोमांस कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, बस यही दिखाऊं, या एक आधे थप्पड़ लगाते हुए रोमांस कर रहा है, काट रहा है, ये कर रहा है, तो गाइज ऐसी स्टोरीज़ फ़िलहाल मैं नहीं लिखती हूँ। मतलब फ़िलहाल मैं यूट्यूब पे नहीं चलाती हूँ। ऐसी स्टोरीज़ अगर आपको पढ़नी है तो आप वर्डपैड पे जा सकते हैं। और मेरा राइटिंग का स्टाइल ऐसा है कि मैं सबको लेकर चलना चाहती हूँ, सारे मेन कैरेक्टर्स को लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शुयंग और शाओजनचंग की भी जो स्टोरी मोदाओ ज़ूशी में दिखाई गई थी वो बहुत इमोशनल करती है, और मुझे अच्छा लगता है कि उनके बारे में भी मैं लिखूँ। जिन्होंने हुआचंग वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे, हुआचंग की तो एंट्री ही पहली बुक में जाके 18वें चैप्टर में करवाई गई थी। तो जिन्होंने वो बुक्स पढ़ी हैं तो वो जानते हैं मोशियांग तोंगशू का कैसा स्टाइल है, और मैं वैसे ही कुछ अच्छी चीज़ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को खाली रोमांस चाहिए तो मैं 10 मिनट की आपकी वंक्शन वाली स्टोरी बना दूँगी। बाकी के जो बंदे प्रॉपर स्टोरी सुनना चाहते हैं वही कंटिन्यू करें। जिन्हें सिर्फ सिर्फ वांक्शन ही सुनना है वो छोड़ दें, क्योंकि मेरा नॉवल राइटिंग का स्टाइल ऐसा है कि जब तक मैं प्रॉपर प्लॉट नहीं बनाती ना कि ये स्टोरी बनी ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हाथ है, पार्ट के भी इवेंट आएंगे, पास्ट में भी क्या क्या हुआ था वो आएगा। तो अगर आप में वो नहीं सुनना है तो फिर कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप ये सब बोल के मुझे भी हर्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा कोई कहानी सोचते हो तो उसमें टाइम लगता है, कहानी ऐसे ही नहीं हो जाती। और मैं ना पेन पेपर पे नहीं लिखती हूँ कहानियों को, मैं रिसाइट करती हूँ, और मैं पूरे दिन उस कहानी के बारे में सोचती हूँ कि यार इस प्लॉट में और क्या क्या आना चाहिए। तो हम पूरा कंज्यूम रहते हैं एक स्टोरी को लिखने के लिए, एक स्टोरी को बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी के पास गई, मैंने भीख में मांगी स्टोरी और मैंने उसकी आके सुना दिया। नहीं, मैं अपनी स्टोरी लिखती हूँ, मुझे उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और मैं एक टाइम पे एक स्टोरी नहीं लिख रही होती हूँ, मैं एक टाइम पे एक स्टोरी को रिसाइट कर रही होती हूँ, एक स्टोरी लिख रही होती हूँ वर्डपैड के लिए, और आने वाली फ्यूचर स्टोरीज़ के ड्राफ्ट बनाकर रख रही होती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा काम होता है, क्योंकि मैं अपना जो चैनल है ना वो अपने दम पे चलाती हूँ, मैं दूसरों से नहीं मांग के करती, और मैं दूसरों के दम पे नहीं चलाती हूँ। तो ये डिफरेंस है। तो अगर जो ये डिफरेंस समझ जाएगा वो वेल एंड गुड है, और जो नहीं समझ सकता मैं उसे नहीं समझा सकती। आप ना जो सो रहा है उसे उठा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, आप उसे नहीं उठा सकते। तो बस मेरा यही कहना था। आज के चैप्टर को हम शुरू करते हैं।
जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि विभूषण यहाँ पर लवंगची के सूप लेके आया था, फिर वो अपना सूप लेकर वो लकड़ी का पात्र लेकर वापस चला गया था क्योंकि उसे बुरी तरीके से चेस के गेम में हरा दिया गया था। बेचारा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बुरी मात मिलेगी। उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी क्योंकि उसने सोचा था कि वो हैंगुनजुन को जैसे तैसे करके मात दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हैंगुनजुन से इतनी बुरी तरह से हारने के बाद तो 2 दिन तक उसका मन किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा था। वो तो चेस में कैसे चेकमेट देनी है, कैसे हराना है, यही सोच रहा था। उसके दिमाग में बस इतना आ रहा था कि उस हैंगुनजुन को एक दिन वो चेस में हरा कर रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हैंगुनजुन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हैंगुनजुन ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई हरा दे। युद्ध नीति में पार्टिसिपेट करने वाला इंसान है वो। अपने लिए, अपने सामने लोगों को झुकाने वाला इंसान है वो। उसके लिए कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वो 2 मिनट में किसी को भी अपने सामने झुका सकता है, अपने घुटनों पे ला सकता है, अपने फेरोमोन्स का यूज़ करके उसे सफोकेट कर सकता है। पर खैर, ओमेगा है वो, और वो बस यही सोच सकता है। यहाँ पर अचानक से सारी जगह अफवाह उड़नी शुरू हो गई कि इस बार जो युद्ध हो रहा है, जो कि जिशान के अंदर चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर हमारे सम्राट जा रहे हैं। ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि सम्राट इस बार पहली बार किसी युद्ध में उतर रहे हैं। यह सुनकर तो सारे थोड़े से कांप गए थे क्योंकि हैंगुनजुन का बैकअप इस बार नहीं था। और जिन गुआंगशान, वो भी कहीं ना कहीं सकपका गया था। उसे भी कहीं ना कहीं हैरानी हो रही थी, ये कैसे हो गया। उसने कभी ये चीज़ें तो सोची ही नहीं थी। यहाँ पर नीमिंग जो भी थोड़ा सा हैरान था कि इस बार अगर हैंगुनजुन नहीं जा रहे तो क्या हो सकता है। सभी के मन में यह आकांक्षाएं थी कि उनके सम्राट कुछ अच्छा करें। लेकिन वहीं जिन गुआंगशान वगैरह डरे हुए थे कि क्या शिचन को मरवा कर हैंगुनजुन गद्दी पे बैठना चाहता है। क्या इस युद्ध में शिचन की हार हुई तो कहीं ना कहीं लोग उनके सम्राट पे थू करेंगे, और थू करेंगे तो लोग बाग उसे सम्राट बनाने योग्य नहीं समझेंगे। तो हैंगुनजुन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वो किसी रणनीति के तहत अपने ही भाई को मरवाना चाहता है? ये सारी अफवाहें सारी जगह फैल रही थी, और ये सारी अफवाहें आकर हमारे हैंगुनजुन के कानों में भी पड़ रही थी। और जब उसे शुयेंग ये सारी बातें बता रहा था तो एक स्क्रॉल को पढ़ता हुआ हैंगुनजुन मुस्कुरा रहा था और कहता है कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कितने वेले हैं। मतलब उनके पास इतना ज़्यादा समय है कि वो ऐसी कहानियाँ गढ़ते रहते हैं, पर वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कितने मूर्ख हैं यहाँ के लोग। मुझे मरवाना ही होगा तो उसे जिशान जैसे छोटे से युद्ध में क्यों मरवाऊँगा। मैं अपने हाथों से सम्राट की गर्दन काट सकता हूँ। लेकिन खैर, तुम इंतज़ाम करो कि सम्राट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। मैं यहाँ के किसी भी मंत्री पर शुयेंग विश्वास नहीं करता हूँ। तो तुम जानते होगे तुम्हें क्या करना है, और कुछ भी करके हमारे गुप्तचरों को सम्राट के पीछे लगा दो। सम्राट पे अगर कोई हमला करना चाहता है, उसे मारना चाहता है, या फिर उसका एडवांटेज उठाना चाहता है, जिस तरह से पिछली बार मेरे पर हमला किया गया, सबको रोक देना। और उन सभी लोगों को जिंदा या मुर्दा गुप्त तरीके से पकड़कर मेरे पास ले आना। उनकी खाल नोच लूँगा, लेकिन उनके मुंह से सच उगलवा लूँगा। अगर इसके पीछे जिन गुआंगशान या उसकी टोली का हाथ है तो वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। ये हैंगुनजुन द हैंगुनजुन का वादा है। मुस्कुरा कर वो शुयेंग को ये बोलता है। और ये चीज़ खिड़की के पीछे से एक काले साए में इंसान सुन रहा था, और तुरंत ही वो ये सब चीज़ों को नोट डाउन कर शिचन के पास फेंक देता है। शिचन जब ये सारी चीज़ें सुनता है कि हैंगुनजुन उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लिए ये सब बहुत ही स्ट्रेंज था। उसका भाई आखिर उसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है? ये तो अच्छा मौका है ना, अगर वो उसे मारना चाहे तो। और इस बार पहली बार अपनी विक्ट्री की, अपनी ग्लोरी के बारे में हैंगुनजुन नहीं सोच रहा और एम्परर को मौका दे रहा है। थाल में तो कुछ काला शिचन को भी लग रहा था, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करके अपनी विक्ट्री के बारे में सोचना चाहता था। इस बार वो नीमिंगजू को बुलाता है, फिनेंस मिनिस्टर, और उन्हें कहता है कि मेरी गैर हाजिरी में हैंगुनजुन के अलावा तुम भी पदवी को संभाल के रखना, क्योंकि वो जिन गुआंगशान पे अब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है।
जिन क्वांगशान ने पहले भी एम्प्रेस के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश की थी। इसलिए वो नीमिंगजू को कहता है कि मेरी गैर हाजिरी में मैं फाइनेंस मिनिस्टर की जगह आपको फॉरेन मिनिस्टर को की पदवी देना चाहता हूँ कि आप कुछ डिसीज़न हेंगुनजुन की सहमति से ले सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उसे अपने हेंगुनजुन अपने छोटे भाई पर थोड़ा सा विश्वास जागने लगा था और वो इस विश्वास को बहुत ज़्यादा यकीन तो नहीं करता था, पर उसका दिल कहीं ना कहीं ये मानता था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो गद्दी पर बैठने के लिए उसका भाई सटीक है, उसका भाई कैपेबल है। लेकिन इस बार उसे अपने भाई को दिखाना होगा कि वो भी किसी से कम नहीं। इसलिए बड़े ही ज़ोरों शोरों के साथ करेक्ट 4 दिन बाद यहाँ पर शिचन को विदाई दी जाती है। चिंग हेंजुन और हमारी मैडम लैन वहाँ आते हैं। चिंग हेंजुन हमेशा ही अपने बेटे से खफा रहते थे कि वो कभी भी युद्ध पर नहीं जाता, हेंगुनजुन के पीछे छुपा रहता है, लेकिन आज उनका सीना चौड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया था कि आज उनका बेटा जो सम्राट बना है वो युद्ध के लिए जा रहा है चिशान में। और वो शाबाशी देते हुए उसकी पीठ को थपथपाते हुए ठोकते हुए कहते हैं कि जाओ विजयी रहना, विजयी भव। और ये सुनते ही शिचन भी बहुत चौड़ा हो गया था। वहाँ पर हेंगुनजुन भी आता है। हेंगुनजुन अपने भाई के लिए एक बहुत खूबसूरत सी और ऐसी स्टील की तलवार लेकर आता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। बिचन के सामने वो तलवार कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तलवार बिचन की तुलना में काफ़ी अच्छी है। बिचन और वो ऐसा लगता है जैसे बहनें हों। बिल्कुल वही तलवार लाके वो अपने भाई के हाथ में देता है। शुआ ये देखकर किंग हैरान था। उसके भाई ने उसके लिए ऐसी तलवार बनाई है जो कि बिचन के मुकाबले हो। जैसे ही वो म्यान से तलवार निकाल कर देखता है, वो चमचमाती हुई तलवार जैसे लहू की प्यासी हो। वो उस तलवार को देखता है, उसकी बारीकियों को जांचता है और फिर वो अपने भाई की तरफ देखकर कहता है ये तो बिचन जैसी लग रही है, काफ़ी मजबूत है। लवांगची कहता है मैंने ये उसी कारीगर से बनवाई है जिन्होंने हमारे संप्रदाय के लिए अक्सर तलवारें बनाई हैं। हमारी ख़ानदान की जितने भी पीढ़ी के सम्राट रहे हैं या फिर उच्च पद पे लोग रहे हैं, उन लोगों ने इसी तलवार का उपयोग किया है। तो उसी तलवार बनाने वाले से मैंने ये बनवाई है। वही लोहार इसके लिए स्पेशल स्टील लेकर आए थे, लोहे का मिश्रण लेकर आए थे और ना जाने कितनी सारी धातुओं का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। शिचन खुश होता है और अपने भाई से कहता है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम यहाँ का ख्याल रखना। मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर नीमिंगजू को भी साथ रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि नीमिंगजू के साथ मिलकर तुम मेरे पीछे से इस राज्य को संभालना, क्योंकि सम्राट वापस आके तुम्हारे हाथों से इस राज्य को ले लेगा। हेंगुनजुन के चेहरे पे एक स्मित था और वो मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहता है कि मुझसे साम्राज्य तुम लोगे? भाई ये तो सपने में ही हो सकता है, लेकिन हाँ तुम राजा हो इसकी मुझे खुशी है। और वो जब कान में ये सब कहता है तो शिचन तो चिढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसे इस तरह से मौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्पेशली जब हेंगुनजुन उसकी तरफ जान के अपने आप को उच्च दिखाने की कोशिश करता था, तो यहाँ उसका मनोबल और भी ज़्यादा गुस्से में आकर बूस्टअप होता था और वो सोचता था कि मैं हेंगुनजुन को अब तो हरा कर ही रहूँगा। और ये कहीं ना कहीं उसकी कमज़ोरी कह लो या ताकत कह लो, हेंगुनजुन को बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए तो वो पंप अप कर देता है अपने भाई को। यहाँ पर बेचारा जंगछा भी पीछे पीछे आया हुआ था। जंगछा की आंखों में थोड़े से आंसू थे, क्योंकि वो शिचन को इतनी दूर जाते हुए और अपनी शादी से पहले ही युद्ध पर जाते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन वो यहाँ पर आता है और लाल रंग का एक धागा अपनी बाजुओं में से निकाल कर शिचन के हाथों में पहना देता है और कहता है कि ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप सुरक्षित वापस आओ। जैसे ही वो ऐसे बोलता है, तभी शिचन जंगछा के गालों पर हाथ रखते हुए कहता है मेरा इंतज़ार करना, मैं लौटूंगा और तुम्हारी परीक्षा उसकी तैयारी करो। मेरे लिए दुख मनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं शूरवीर हूँ, यहाँ का एम्परर हूँ। मैं वापस ज़रूर लौटूंगा। तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो ताकि मेरी एम्प्रेस तुम बन सको, समझे तुम?
यहाँ पर जंगचा के इमोशनल होते हुए देखकर वो शिचन को बाय कहता है, झुककर प्रणाम करता है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनवा कर भेज दी थी। शिचन बहुत खुश था कि उसके होने वाली एम्प्रेस ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, खाने की चीज़ें बनवाई थी, पहनने के लिए चीज़ें बनवाई थी, ओढ़ने के लिए चीज़ें बनवाई थी। और यहाँ पर एक पोटली भी औषधि से भरी सुगंधित उसे दी गई थी, जिसे देखकर वो मुस्कुरा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इनिशियल बने हुए थे जंगचा के और हमारे शिचन के, एक्स और सी। ये बड़े प्यारे से इनिशियल उसमें बने हुए थे चाइनीज़ भाषा के अंदर, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिया और उसे तुरंत ही अपने कपड़ों में छिपाकर उस लाल धागे को अपने हाथों पे बांधकर, जो कि उसका एक तरह से सुरक्षा कवच था, वो वहाँ से अपने पिता से अलविदा लेते हुए, अपने भाई से अलविदा लेते हुए, बाकी के मिनिस्टर से अलविदा लेते हुए अपनी सेना के टुकड़े के साथ आगे बढ़ गया। यहाँ पर जंगचा को संभालते हुए विभूषण साथ आया। विभूषण की निगाहें हमारे लवांगजी से टकराई, लवांगजी की भी निगाहें विभूषण से टकराई, लेकिन दोनों ने ही अपनी निगाहों को एक दूसरे से चुरा कर स्ट्रेट देखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो जानते ही नहीं एक दूसरे को। और यहाँ पर उनके पीछे पीछे शॉ शिनचन भी आया हुआ था। शिनचन यहाँ पर जाते हुए देख रहा था हमारे सम्राट को, और फिर वो शुयंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए भोली सी मुस्कान देते हुए सिर हिलाता है। शुयंग भी यहाँ पर उसे देखकर पिघल जाता है। और तभी सभी मिनिस्टर के बीच शॉ शिनचन की नज़र सोंगलेन पे गई। सोंगलेन हरे से कपड़ों में यहाँ पर उसे ही देख रहा था। उसने सोंगलेन की तरफ देखकर थोड़ा सा इशारा किया और सोंगलेन भी उसे देखकर हल्का सा मुस्काया और फिर एकदम से सटीक चेहरा करके खड़ा रहा वो ये देखने के लिए कि शॉ शिनचन यहाँ आने के बाद कितना बदल गया है ना। जो अपने चेहरे पर कभी हंसी भी नहीं लाता था, हमेशा गुस्से में रहता था, वो इंसान मुस्कुरा रहा है। और आखिर वो हैंगवेन चुन के राइट हैंड को देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है? लगता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, यही सोंगलेन को लग रहा था। पर अफसोस कि वो रानी के किसी भी जगह पर, यानी कि एम्प्रेस की किसी भी जगह पर नहीं जा सकता था, इसलिए उसका शॉ शिनचन से मिलना मुश्किल था, नामुमकिन था। और इस तरह से रानी के किसी भी बंदे से छुपके से मिलने पर उसे सजाए मौत भी दी जा सकती थी, इसलिए उसे बेहद अफसोस था कि काश वो टॉप रैंक का यहाँ पर पदवी ले लेता तो वो मिल सकता था, किसी कार्य से महारानी के पास जा सकता था। पर अभी उसकी उपाधि बहुत छोटी है, इसलिए उसे इंटरनली खुद को ग्रूम करना होगा, अपनी पदवी को उच्च स्तर पर लाना होगा और कुछ ऐसे कार्य करके दिखाने होंगे जिससे वो हैंगवेन चुन या एम्परर की नज़र में आकर थोड़ी ऊंची पदवी पे आ जाए। क्योंकि सोंगलेन को शॉ शिनचन से ये दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वहीं सोंगलेन को देखकर किसी का दिल ज़ोर ज़ोर से मचल रहा था और वो था नीहो सिंह। नीहो सिंह भी यहाँ पर अपने भाई की वजह से आया हुआ था। राजा को विदा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, जिनमें से नीहो सिंह जो था वो सोंगलेन को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। उसका दिल मानो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो हमेशा इसके बारे में सोच रहा था कि सोंगलेन ने उसे चूमा और फिर कभी भी अपने प्यार का उसे जिक्र तक नहीं किया। क्या उस रात के बाद सोंगलेन शर्मिंदा है? नीहो सिंह को यही लगता था कि उसे चुंबन करने के बाद सोंगलेन शायद उससे घबराने लग गया है, डरने लग गया है, उसके आगे कपकपाता होगा, इसलिए तो उससे नज़र चुरा कर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। बेचारा ये जानता ही नहीं कि कभी वो चुंबन उसके लिए था ही नहीं। वो तो अपने ही अजीब से ख्यालों में बिल्कुल मस्त था और अपने भाई को देखता है उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसके भाई को सम्राट ने जाने से पहले इतनी अच्छी पदवी दे दी थी। उसका दिल तो जैसे बहुत ही ज़्यादा गदगद हो रहा था कि तभी सोंगलेन यहाँ पर आता है। पहली बार उसके और जंगचा के बीच में संवाद हो रहा था। वो एक दूसरे को मिल के झुक के प्रणाम करते हैं। यहाँ पर नीहो सिंह खुद को इंट्रोड्यूस करता है महारानी के सामने कि महाराज की अनुपस्थिति, यानी कि हमारे एम्परर की अनुपस्थिति में उसके भाई को ही कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है, और अगर महारानी कभी कोई काम करना चाहे, कुछ बोलना चाहे, तो वो दूसरे अल्फा के पास जाने से अच्छा अपने पास यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर के छोटे ओमेगा भाई को बुला सकती है।
जैसे कि जिसका नाम नेहा सिंह है। नेहा सिंह खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहा था जंगछा, जो कि यहाँ पर नेहा सिंह को देखकर थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है, लेकिन विभूषण मुस्कुरा कर उससे मिलता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब हमारे यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये सुनते ही नेहा सिंह का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि नेहा सिंह तो सबकी गुड बुक्स में रहना चाहता है और सारी जगह से गॉसिप पाना चाहता है कि आखिर कहाँ क्या क्या चल रहा है। वो देखना भी चाहता है कि ये जो महारानी बन रहा है ये ओमेगा लायक भी है या नहीं, क्योंकि अभी तक नेहा सिंह की इनसे आमना सामना नहीं हुआ है। और वो देखना चाहता है कि क्या ये बाकी ओमेगा की तरह फ्रेजाइल है या फिर एटीट्यूड वाला है, महारानी कैसी होगी कैसी नहीं। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका था। और नेहा सिंह को इस तरह से जंगछा से बात करते हुए सॉन्गलैन देख रहा था। सॉन्गलैन को शाओ शिनचैन से मिलने के लिए वहाँ पर जाना था, लेकिन नेहा सिंह को महारानी के करीब देखकर मुस्कुराते हुए बात करते हुए देख के वो मन में सोचता है कि अगर मैं नेहा सिंह से दोस्ती बढ़ाऊँ तो हो सकता है मुझे भी महल में जाकर शाओ शिनचैन से एक बार मिलने का मौका मिले। सबके मन में अपने ही अपनी स्ट्रैटेजी चल रही थी, उधेड़-बुन जारी थी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने अपने मौके को पाना चाहते थे, अपने मौके को ढूंढना चाहते थे। और वहीं विभूषण मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि एम्परर गया है तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा अब महल में नहीं होगी और उसे अपने माता पिता के कातिल को ढूंढने का ये सबसे ही अच्छा मौका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हमारे हेंगुनजुन से दोस्ती हो गई है। हेंगुनजुन के जगह पर उसका आना जाना हो गया है और अब अगर वो हेंगुनजुन का नाम लेकर लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं होगी, तो वो बाकी की पुरानी चीज़ों को उखाड़ कर ला सकता है। वो जान सकता है उस सच को जो दुनिया से छुपाया गया और उसके माता पिता, उसके पूरे क्लैन की धज्जियाँ उड़ा दी गई। और यही चीज़ चल रही थी शू यांग के दिमाग में। शू यांग भी यहाँ पर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि उसके क्लैन को आखिर बर्बाद करने के पीछे क्या रीज़न था। वो भी यहाँ पर किसी मकसद से आया हुआ था और दो लोग उनके अलावा और थे जो एक मकसद से जुड़े हुए थे, वो थे सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन। वो भी मन में सोचते हैं कि ये सबसे उचित अवसर है उन लोगों के लिए लाइब्रेरी में जाकर खोजबीन करने का, क्योंकि सम्राट नहीं है तो वो ये कह सकते हैं कि उन्हें अध्ययन करने के लिए आसपास जाना है। सिक्योरिटी भी बहुत कम होगी महल की, जिसका फ़ायदा वो उठाकर बहुत सारे राज जानना चाहते हैं। इस महल की वो काली करतूतें जानना चाहते हैं जो सालों पहले हुई थी, लेकिन क्या हुई थी किसी को नहीं पता। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा उदास एक इंसान एक कोने में खड़ा सिर्फ देख रहा था सम्राट को जाते हुए, और उसका दिल खुश भी था, उदास भी था। और वो थे अंकल चरण, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने बड़े भाई के नीचे बिता दिया। वो दुखी थे और खुश भी थे कि सम्राट को पहली बार ज़िंदगी में बाहर जाकर लड़ने का मौका मिला। और वो दुखी इसलिए थे क्योंकि शायद उन्हें बाहर के जितनी भी मुसीबतें आती हैं उनको हैंडल करने का पता नहीं एक्सपीरियंस है या नहीं। पता नहीं सम्राट इस युद्ध को जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि अगर वो इस युद्ध को जीत जाते हैं तो उनकी वाहवाही होगी, लेकिन अगर वो इस युद्ध को हार गए तो यह कलंक जिंदगी भर सम्राट के साथ रहेगा। उन्हें वो समय याद आता है जब वो अपने भाई के साथ कितने कैपेबल हुआ करते थे। वो अपने भाई के साथ बचपन में किस तरह से खेला कूदा करते थे और हर कोई उनके भाई को कहा करता था कि तुम आगे चल के राजा बनोगे। उनका भाई भी ये बात मानता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। पर धीमे धीमे जब सब कुछ बदलने लगा तो चिंगेंजुन राजा बने और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। शादी तक नहीं हुई उनकी, और अपनी पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने का अवसर उनसे छीन लिया गया। ये सत्ता है, और सत्ता इंसान को इंसान नहीं समझती। ये जानते हुए चरण की आंखें थोड़ी सी भीग गई थी। उन्हें उस इंसान को प्यार करने का दंड मिला जिससे वो बेहद प्यार करते थे और अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे। पर फिर उनकी नज़र चिंगेंजुन और मैडम लैन पे गई। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी और उनके मन में कुछ पछतावा था। वो अपने भाई और मैडम लैन को हंसते और मुस्कुराते हुए देखकर
मन में सोचते हैं कि समय कितनी जल्दी बीत गया ना। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले समय पर किए होते तो आज उनके बगल में भी उनकी प्रेमिका हो सकती थी, उनके पास भी बच्चे होते और वो बच्चे भी उनका बुढ़ापे का ख्याल रखते, उन्हें सम्मान देते, उनके लिए कार्य करते और इस छोटे से समाज में शायद उनके लिए खड़े होते, उनके हक के लिए। आज वो सम्राट के चाचा हैं, आज वो हेंगन चुन के चाचा हैं, पर उन्हें पिता कहने वाला कोई नहीं। ये बात उन्हें कहीं ना कहीं डसती थी, खाती थी। उनके दिल में एक मलाल था कि काश उन्हें कोई पिता कहता, पर अफसोस किस्मत सबके लिए एक जैसी नहीं होती ना। उन्हें जीवन दान मिल गया, लेकिन उन्हें अफसोस है कि प्यार नहीं मिला। चिंगनजुन को प्यार मिल गया, उन्होंने अपनी गद्दी भी अपने पुत्र को थमा दी और उन्हें किसी चीज़ का अफसोस भी नहीं। मैडम लैन की नज़र यहाँ चिरन से मिली। अंकल चिरन ने मैडम लैन को देखा। दोनों की ही आंखों में अजीब से जज्बात थे, थोड़े इमोशंस थे। दोनों की ही आंखें थोड़ी सी नम थीं, पर दोनों ने ही आंखों को घुमा लिया, क्योंकि दोनों समझते थे कि उन दोनों की आंखों में एक इस बात का दर्द है। ये दर्द, ये किस्से, ये कहानियाँ कोई नहीं समझ सकता। और अगर आज की डेट में ये किस्से, कहानियाँ, ये दर्द उजागर कर दिया जाए तो बवाल मच जाएगा। बवाल एक ऐसा जो पता नहीं कभी सिमट पाएगा या नहीं सिमट पाएगा, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे सच दफन थे। ऐसे सच जो कि सामने आ जाएं तो बुनियाद हिला दें। बहुत सारे लोगों की काली करतूतें सामने ले आएं और बहुत सारे लोगों का भोलेपन, अच्छे बनने का चेहरा, अच्छा नकाब उतार दें। ऐसे ही करते करते शिजन तो वहाँ से चला गया और अपनी कुछ दिन की यात्रा में बड़ी डिफ़िकल्टी से जी रहा था। सम्राट होने के नाते उन्हें बहुत डर लगता था, कहीं से कबायली भी हमला कर सकते हैं, कहीं से नॉर्मल लोग भी हमला कर सकते हैं, और जिन लोगों पे अत्याचार होता है, लूट मार का शिकार होते हैं, वो लोग भी कभी ना कभी नफरत करते ही हैं। क्योंकि सारी जगह का जो हकदार है वो तो लवांगची है। लूट पाट, मारना, युद्ध करना तो वो करता है, लेकिन सम्राट के नाम आता है सब कुछ। विक्ट्री से लेकर बद्दुआएं तक सम्राट को दी जाती हैं, क्योंकि हेंगन चुन जो भी करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी सम्राट के नाम आ जाती है। और इस बात से कहीं ना कहीं हमारा शिचन वाकिफ था, और धीमे धीमे उसे पता चलने लगा जब वो गांव के गांव कहीं ना कहीं रुकता था। कुछ लोगों में बहुत अमीरी थी, लेकिन गुसू के बाहर कुछ लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसका दिल पसीज जाता था गरीब गरीब बच्चों को मिट्टी खाते हुए देखकर। उसका दिल रोता था और वो मन में सोचता था कि मैं तो शाही घर में बैठकर इतने अच्छे अच्छे पकवानों को ठुकरा देता हूँ, फेंक देता हूँ, फेंकने की आदेश दे देता हूँ, और यहाँ ये बच्चे कभी कभी मिट्टी खाने के लिए तरसते हैं। उसका दिल रोता था बच्चों को पत्ते खाते हुए देखकर। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा उसे पता चला कि उसके भाई ने जब युद्ध किया तो उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज क्यों है। क्योंकि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं उतरते ना, तब तक हम अपने मन में बादशाह रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम ग्राउंड पे उतर जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ है हमारी औकात। और ये चीज़ अब शिचन को पता चल रही थी। धीमे धीमे उसे समझ में आ रहा था कि युद्ध करना मन में और युद्ध करना फील्ड में कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। जैसे जैसे वो अपने ट्रूप के पास पहुंचा, चिशान में वो सारी चीज़ों की बैरिकेडिंग कराता है और फिर सबसे पूछता है कि चिशान में क्या क्या चल रहा है। सभी लोगों ने उसे बहुत सारे खत दिए थे, लेकिन एक इंसान उसे गुप्त रूप से कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहा था, और वो एक नहीं था, उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों की टोली थी जो कि शिचन की जान बचाना चाहते थे। क्योंकि ये हुक्म किसी मंत्री ने नहीं दिया था, और ना ही चिंगनचुन ने दिया था, और ना ही किसी और ने। ये हुक्म था स्वयं हेंगवनजुन का। हेंगवनजुन चाहे कितने कठोर हों, लेकिन अपने किसी को आँच आता हुआ नहीं देख सकते। भले ही वो किसी को भी घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को
किसी के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकते। यही खासियत होती है समझदार इंसान की। वो दूसरों को कठोर लग सकता है, उसके वचन दूसरों को कठोर लग सकते हैं, पर वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। और ऐसे ही है हमारे हेंगुन जुन पल पल की खबरें शुयांग और लैन शोशी से कहकर मंगवाया करता था। अपने भाई को इतनी सी भी चोट वो लगने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका भाई सम्राट है, पृथ्वी के 50% हिस्से का सम्राट है। उसने आज दिन तक जो भी जीता है ना, सब कुछ अपने भाई के कदमों पर न्यौछावर किया है। ऐसा अटूट प्यार कोई नहीं समझेगा, क्योंकि दुनिया मरती है अपना सिक्का जमाने के लिए, लेकिन उसने सब कुछ जीत कर अपने भाई के कदमों में दे दिया। उस भाई के जो कि कहीं ना कहीं उसी की जो भी उसने अचीव किया है उससे नफरत करता है। लेकिन हेंगुन जुन वो कभी नफरत नहीं करता अपने भाई से। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपने भाई से। और अब तो उसका माइंड डाइवर्ट भी होना शुरू हो चुका, किसी के आने से, किसी की आहटों से। और स्पेशली जब वो बंदा रविवार के दिन बन ठन कर कूसू की गलियों में निकलता है, वो ओमेगा, तो कभी कभी हेंगुन जुन को जलन महसूस होती है कि उसके आसपास कोई दूसरा अल्फा ना भटके। अब तो वो शुयांग को भी आंख दिखाने लगता है। जब शुयांग कहता है कि उसे अपने उन अनाथ बच्चों से मिलने जाना है, तो वो दिन चेंज करने के लिए बोलता था कि तुम रविवार को नहीं, मंगलवार को जाओ। शुयांग को लगने लगा ये क्या है हेंगुन जुन, लेकिन हेंगुन जुन ना, उसे अब अपने ओमेगा के लिए पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा था। और वे वशन भी जानबूझकर जब तैयार होकर इधर उधर निकलता था, तो वो लोगों से दोस्ती करना शुरू कर चुका था। एक दिन ऐसे ही वो टकरा गया सोंगलन से, क्योंकि यहाँ पर वे वशन के साथ वो कहीं भी जाता था ना, तो जानबूझकर शाओ चेंचेंग उसके साथ चलता था। और यहाँ पर जब वो एक दिन शॉपिंग कर रहे थे, तो सोंगलन उससे टकरा गया और तुरंत ही उसे झुक कर मिला। कि देखते ही वे वशन हैरान रह गया कि कोई इंसान उसे झुक के क्यों मिल रहा है। उस बेचारे भूंदू को तो ये पता ही नहीं था कि ये शाओ शिनचेंग और सोंगलन की एक चाल है। और यहाँ पर वो उससे कुछ बातें करने लगा, जैसे कि वो जानता था कि वे वशन यानी कि जियांग वूजियान कहाँ से आया है। जियांग वूजियान यहाँ का नहीं है, युनमक का है। तो वो युनमक की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बड़ाइयाँ करने लगा, जिसके बाद विभूषण का दिल तो गदगद हो गया। खुशी के मारे वो तो झूम उठा और वो उससे खूब बातें करने लगता है। और तो और उस छोटे से मिनिस्टर के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध भी करा देता है और उसे कुछ उपहार भी दे देता है। और उसे कहता है कि अगर आपको कोई भी काम हो तो ज़रूर आइएगा, सम्राज्ञी से मैं आपकी बातचीत करवाऊँगा। आपको तो युनमक के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है। और सोंगलन मुस्कुराता है शाओ शिनचेंग की तरफ देखकर, और शाओ शिनचेंग भी आंखों में इशारा करते हुए विभूषण की बढ़ाइयाँ करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग विभूषण के ज़रिए एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर किसी के कंधे पे रख के तो बंदूक चलानी थी ना, तो क्यों ना विभूषण के कंधे पे रख के चलाई जाए। यहाँ पर विभूषण भी जब इधर उधर होता था तो जंगचा से इजाज़त लेकर लाइब्रेरी जाने के लिए कहता था, क्योंकि जंगचा को बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। और इसी का बहाना उठाकर वो धीमे धीमे कुछ लाइब्रेरी के अंदर ढूंढने लगा। पहले तो वो उन सेक्शन में जाता था जहाँ से उसे किताब चाहिए, और जब वो 3-4 किताबें उठा लेता था, उसके बाद वो जानबूझकर किताबों को इधर उधर रख कर एक किताब को अपने हाथ में लेकर उस सेक्शन में जाता था जहाँ जाना मना है। चुपके चुपके वो उन बुक्स को देखता था। वो यीलिंग की उस बुक को निकालता है जहाँ पर उसे यीलिंग के अपने वे खानदान के बारे में पता चलता है कि कैसे पिछले कुछ सालों से उसके दादा परदादा क्या क्या करते थे। लेकिन जब उसके माँ बाप की बारी आई तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था। ये देखकर उसका दिल पसीज जाता है, उसे दुख लगता है, क्योंकि उसके माँ बाप के बारे में ये लिखा था कि वो बहुत अच्छे शासक थे, पर अचानक से उन पर हमला हुआ और वो लोग पूरा वे खानदान मिट गया। विभूषण को बहुत बुरा लगा, यहाँ तक कि उसमें घोषित कर दिया गया था कि उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम किसी को पता नहीं, पर उसकी भी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो कुछ महीनों का था या कुछ सालों का।
किसी को वे खानदान के बारे में कुछ भी ठीक से याद नहीं था, इसलिए उसने उस किताब को वहीं छोड़ दिया। उसके माता पिता का भी ज़्यादा जिक्र नहीं था, इसलिए उसे निराशा होने लगी। इसलिए वह छुप छुप कर लाइब्रेरी में चीज़ों को ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए जाता था, पर वो गलत चीज़ें ढूंढ रहा था। उसे उन झूठी विक्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए जो यहाँ पर लोगों ने दर्ज कर रखी हैं, क्योंकि वहाँ से, उनके नज़रिए से देखने से वो जान सकता था कि किसके लिए क्या लिखा गया है। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा वही लिखता है जो जीतता है, और वो मैनिपुलेट करके लिखता है ताकि उसकी वाहवाही हो, उसकी चालाकी, उसकी प्रशंसा हो। लेकिन उसने कितनी बार चीज़ों को हारा है वो ये कभी दर्ज नहीं करने देता। उसने कितने लोगों को बुरी तरीके से काटा है, मारा है, उनको तड़पाया है, वो कभी नहीं लिखने देता। वो हमेशा अपनी जीत मनवाता है, जहाँ वो जीता है वो लिखवाता है। और इसलिए उसे ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी कि आखिर कौन है जिसने वे खानदान का पूरा सर्वनाश कर दिया। कौन था जो अपने आप को हीरो हिस्ट्री में बताना चाहता था। लेकिन विभूषण से यही गलती हुई कि वो यीलिंग के बारे में ही सब कुछ ढूंढ रहा था, उस इंसान के बारे में नहीं जो कि यीलिंग को दुश्मन मानता था। यहाँ पर कुछ लोग से मेरा मतलब है कि सोंगलेन और शाओ शिनचेंग यहाँ पर विभूषण के साथ आया तो करता था लाइब्रेरी में, पर वो भी लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ ढूंढा करता था। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराकर ऐसे एरिया में जाना चाहते थे जहाँ से वो कुछ किताबें ढूंढ सकें। और तीसरी चीज़ ये होती थी कि जब भी वो लाइब्रेरी में आते थे तब जानबूझकर सोंगलेन वहीं बैठकर पढ़ रहा होता था लाइब्रेरी वाले के पास। जब भी वो इधर उधर गुप्त जगह जाना चाहें तो उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया करता था। वो शाओ शिनचेंग को पूरा अवसर देता है, और शाओ शिनचेंग विभूषण की तरह बेवकूफ़ नहीं था। वो वहाँ पर उस किताब को ले रहा था जिन्होंने हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग रचा है। वो किताब उसे मिल गई और उसने किताब को अपने कपड़ों में डाला, क्योंकि वो इस किताब को वापस लाकर यहाँ रख देगा। लेकिन उसके नोट्स कॉपी करना चाहता था। उसमें क्या लिखा है लाइब्रेरी में बैठ के नहीं पढ़ सकता था, इसलिए अपने कपड़ों में डालकर चुपचाप वहाँ से चला गया। सोंगलेन ने इशारा किया शाओ शिनचेंग को, और शाओ शिनचेंग वहाँ से चला गया और विभूषण के पास बड़े ही प्यार से बोला, वे चियांग वुशियान चलो चलते हैं। और यहाँ पर वो ऐसे कह के उसके साथ चला जाता था। विभूषण के तो हाथ कुछ भी नहीं लगता था। वो निराश होकर जंगछा को हमेशा कहता था कि मेरे हाथ कुछ भी क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन कोई इंसान था जो सारे सबूत जुटा रहा था अपने मास्टर के। वो कोई और नहीं बल्कि शाओ शिनचेंग और सोंगलेन थे। सोंगलेन ने अब धीमे धीमे करके एक दिन उसे काम पड़ा। यहाँ पर सम्राट नहीं थे, उसे जो छोटा मोटा कार्य संभालने के लिए दिया गया था, जिसकी रिपोर्टिंग उसे जाकर कहीं और नहीं बल्कि हमारे नी हो सिंह के घर पे करनी थी। वो एक दिन अपने ग्रीन कपड़े पहनकर, अपने लोअर रैंक के ऑफिशियल वाले कपड़े पहनकर आराम से नी मिंगजू के घर गया। उसने नी मिंगजू के दरवाजे को खटखटाया और नी मिंगजू के कुछ सर्वेंट्स ने उसे अंदर आने के लिए भी कहा। वो अंदर आ ही रहा था कि अचानक से वो टकरा गया, या फिर कहूँ कि जानबूझकर नी हो सिंह उसके पास आया और उससे टकराया। दोनों की आंखें मिली और सोंगलेन ने नी हो सिंह की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? मैं इतना बड़ा आता हुआ इंसान दिखाई नहीं दिया? नी हो सिंह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि नहीं दिखाई दिए तो क्या उखाड़ लोगे मेरा? हाँ। सोंगलेन थोड़ा सा सकपका गया, क्या हुआ ऐसे? वो फिर से नी हो सिंह उसके करीब आते हुए बोला, वैसे आजकल तुम मुझसे काफ़ी नजरें चुराने लगे हो। सोंगलेन ने इधर उधर देखा और कहा कि मैं तुमसे क्यों नजरें चुराऊंगा? नी हो सिंह ने कहा कि क्योंकि तुम मुझसे डरते हो, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। सोंगलेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुमसे नजरें चुराऊंगा क्योंकि तुम पावरफुल हो? सुबह सुबह तुमने शराब पी है? नी हो सिंह ने कहा, क्या कहा तुमने? और पंखा को जोर से झटकते हुए बोला कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, बल्कि शराब तो तुम पीते हो। और शराब पीने के बाद अपने दिल की बात कहने के बावजूद तुम ऐसे जताते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
कितने बड़े झूठे हो तुम। सॉन्गलिन कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या कह रहा है ये? शराब पीकर? कहीं उसने उस दिन शराब पी थी? वो निहो सिंह से तो नहीं टकराया? कहीं उसने अपना मकसद तो नहीं बता दिया? और उसने एकदम से निहो सिंह की तरफ बिल्कुल पेल चेहरे के साथ बोला, तुमने क्या सुना उस दिन? निहो सिंह ने उसकी तरफ पंखा खोला, हल्का सा आगे आया और कहा कि सब कुछ पता है मुझे, और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने भाई को वो सब कुछ ना बताऊं तो तुम्हें मुझसे रोज मिलना होगा। और वो ऐसे पंखा करते हुए चला गया। तभी सॉन्गलिन घबरा गया कि ऐसे उसने शराब के नशे में अपना मकसद बता दिया कि वो अपने मास्टर की वजह से आया था। नहीं, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? यहाँ पर वो घबराने लगा, लेकिन निहो सिंह मन में मुस्कुराया और कहा कि बेवकूफ़, तुमने मेरे आगे अपना प्यार का कन्फेस कर लिया था और तुम अभी भी इतना डर रहे हो। वैसे अब तो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगे हो, पसंद भी आने लगे हो। ये हरी ड्रेस, काश थोड़ा और मेहनत करो और लाल ड्रेस में आओ, कितने क्यूट लगोगे। वो मन ही मन ये सब बड़बड़ा रहा था, लेकिन सॉन्गलिन की तो हालत खस्ता हो गई थी। सॉन्गलिन यहाँ पर जो काम करने आया था निहो सिंह के पास, मिंगजू के पास गया और वो वहाँ खड़ा भी सोचता रहा ये क्या चल रहा है। उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक है। अगर सच सबके सामने आ गया और सबको पता चल गया कि वो शौशन जंग यहाँ कैसे आए हैं, कहाँ से आते हैं, क्या लेना देना है उनका, दोनों को ही मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। वो नीमिंगजू के सामने कांपता हुआ खड़ा हो रखा था और नीमिंगजू एकदम से उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या किया है तुमने? हाँ? यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नीमिंगजू अभी भी उसे संदेह की नज़र से देखते हुए कहते हैं, सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर वो करके वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। नीमिंगजू बोले, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ, काम करने या काम ना करने के, काम से बहाने मार के दिल चुराने के बहाने होते हैं ये सब। तुम जैसे नौजवान की तबीयत ठीक नहीं है तो किसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए? बुजुर्गों की? तुम सारे के सारे काम चोर बन गए हो। जिसे भी काम दिया जाए कभी ठीक से करते ही नहीं हैं और दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं। सॉन्गलिन थोड़ा सा घबरा रहा था। वो नीमिंगजू को जवाब दे सकता था कि मैं तो काम चोर नहीं हूँ, पर फिलहाल उसे डर लगता है अगर नीमिंगजू को भी निहो सिंह ने कुछ बताया हो तो क्या होगा। वो थोड़ा सा घबराता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है कि तभी पंखा खोलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है निहो सिंह उसके पास आते हुए। यहाँ सॉन्गलिन घबराते हुए पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन निहो सिंह उसके आगे से करीब आते हुए कहता है कि तुम याद रखना, आज के बाद अगर तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं अपने भाई को सच बता दूंगा। सॉन्गलिन उसकी तरफ देख के कहता है, नहीं, प्लीज़ कुछ मत बताना किसी को। निहो सिंह उसके और भी ज़्यादा करीब आते हुए कहता है कि क्यों, डर गए? हाँ, तुम्हारा राज मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ, मगर अगर तुम मेरे भाई से छुपाना चाहते हो मैं छुपा लूँगा। उसके बदले मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या मिलेगा? हाँ? घबराते हुए सॉन्गलिन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने भाई से कुछ मत कहना, प्लीज़। निहो सिंह मन में सोचता है, ये क्या सोच रहा है, मुझे तो यही पता है कि ये मुझसे प्यार करता है, और भी कोई राज है? फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा, वरना तुम जानते हो मुझे गुस्सा आता है तो मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। तुम्हें मेरे बहुत सारे काम करने होंगे, हमेशा मुझे झुककर प्रणाम करना होगा, तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी, और आज के बाद तुम मुझसे फालतू की बकवास नहीं करोगे, तुम मेरे आगे नज़रें उठाकर भी नहीं बोलोगे, तुम मेरे आगे सिर झुका कर रखोगे, और बहुत सारी चीज़ें। सुन लिया तुमने? सॉन्गलिन घबराता है, उसके माथे पे पसीना आ रहा था, और वो कहता है, ठीक है, पर तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे। मुस्कुराते हुए यहाँ पर निहो सिंह कहता है, ठीक है, नहीं कहूँगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सॉन्गलिन कहता है, डील, ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मानूंगा।
निहो सिंह यहाँ पर सोंगलिन के पास आकर उसके रोप को अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपनी तरफ लाते हुए कहता है कि तो ठीक है, मेरे साथ आज शॉपिंग पे चलो। सोंगलिन कहता है पर आज मुझे काम है। निहो सिंह उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है बताऊँ ब्रदर को, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और तुम्हें पता है उसके बाद तुम्हें कैसी सज़ा मिलेगी? खाल उधेड़ दी जाएगी तुम्हारी। बेचारा सोंगलिन डर गया। उसे लगा कि शायद उसका राज जिसे पता है उसमें सच में उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी, लेकिन निहो सिंह तो वो किसकी बात बताना चाहता था अपने भाई को, वही ब्लैकमेल कर रहा था। सोंगलिन डरते हुए घबराते हुए कहता है कि प्लीज़ उनसे कुछ मत कहना। उसने तुरंत ही निहो सिंह के कंधों पर हाथ रखा और जैसे ही निहो सिंह के शरीर को सोंगलिन ने छुआ, उसके पूरे शरीर में कंपन उतर गई और वो अपने साथ साथ सोंगलिन को यहाँ से ले गया। शॉपिंग करता रहा, पूरे वक्त उसके साथ चैचे चैचे करता रहा और लास्ट में जब थक गया तो सोंगलिन को कहा मुझे अपनी गोद में उठाओ, और फिर उसकी कमर पे पद्दी चढ़कर गुप्त रास्तों से घर की तरफ आ गया। गुप्त रास्ते मीन्स ऐसे कोई गुप्त रास्ते नहीं थे, बस वो सुनसान से रास्ते थे जहाँ से वो लोग घर आ गए थे। और वो सोंगलिन की ही पीठ पर बड़बड़ाता हुआ सो गया। सोंगलिन ने यहाँ पर उसे जैसे तैसे उतारा और उसे घर छोड़ने के बाद राहत की सांस लेकर वहाँ से भाग गया। उसे डर लग रहा था कि अगर निहो सिंह ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा। और उधर दूसरी तरफ जिन गुआंग्याओ भी छुप छुप कर अपने घर से निकलकर निहो सिंह से मिलने आया करता था। निहो सिंह के पास उसने कुछ दस्तावेज देखे जहाँ उसकी नज़र ठहर गई और तुरंत ही नी मिंगजू ने उससे अपने दस्तावेजों को छुपा लिया। जिन गुआंग्याओ मुस्कराया और बोला कि मैं तो यहाँ आपका पता करने आया था, काफ़ी समय हो गए मैंने आपसे बात नहीं की, आपका पता नहीं किया, तो सोच रहा था कि आपसे बात कर लूँ, आपका हालचाल पूछ लूँ। जिन गुआंग्याओ यहाँ पे खड़ा तो था, लेकिन नी मिंगजू उसके पास आया और उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ के कहा कि क्या मैं तुम्हारे पिता से हमारी शादी की बात करूं? थोड़ा सा मायूस होते हुए जिन गुआंग्याओ कहा कि पहले सम्राट की सम्राज्ञी से शादी होने दो, क्योंकि अगर तुमने पिता से बात की तो वो चाहते हैं कि मैं सम्राट को रिझाऊं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तभी नी मिंगजू ने उसे अपने पास खींचा और उसके होठों को अपने होठों से लगाकर गहराई से चुंबन किया। काफ़ी देर तक उन दोनों का चुंबन चला और फिर नी मिंगजू ने जिन गुआंग्याओ को छोड़ दिया। दोनों ही काफ़ी शर्मा रहे थे। जिन गुआंग्याओ को पसीने आ रहे थे, उसने आज भी वो माला पहनी थी जो कि नी मिंगजू उसके लिए लाए थे। नी मिंगजू ने यहाँ पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, सम्राट की शादी तक मैं रुक जाता हूँ, पर उसके बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पिता बहुत डिफ़िकल्ट हैं। मैं तुम्हें भगाकर शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं सम्राट से परमिशन लूँगा। तुम्हारे पिता तो हमेशा ही नाकूची रख के मना करते रहेंगे, और अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और के साथ करने की कोशिश की, सम्राट नहीं तो हिंगुंजुन से ही, मैं नहीं चाहता तुम इधर उधर जाओ, इसलिए मैं सम्राट या हिंगुंजुन से कह के तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा। सम्राट से ऊपर किसी की नहीं चलती। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ तय कर दी तो तुम्हारे पिता भी मना नहीं कर पाएंगे। जिन गुआंग्याओ मुस्कुराया और बोला कि ये सही रहेगा, पिताजी कभी नहीं मानेंगे, लेकिन सम्राट मान सकते हैं। यहाँ पर दोनों हाथ पकड़ के बैठे रहे और चांद की तरफ देख रहे थे, और वहीं चांद की तरफ कोई और इंसान भी देख रहा था, विभूषण को बहुत अफसोस था कि वो अपने माता पिता के कातिल को नहीं ढूंढ पा रहा है। वो नहीं जान पा रहा है कि आखिर उसके पूरे खानदान का सर्वनाश क्यों कर दिया गया, क्या रीज़न था। वो बच गया है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट है उन लोगों को कभी भी इंसाफ ना दिला पाने का जो कि उसके अपने थे। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से भाग के गया है। तो वो भी अचानक से अपनी तलवार निकाल कर भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। किसी इंसान ने काले कपड़े पहने हुए थे, अपने मुंह को ढका हुआ था, बिल्कुल चोर लग रहा था। तभी उसने शोर मचाना शुरू किया कि चोर चोर, यहाँ पर कोई आया है। वैसे भी उसे स्टॉक काफ़ी लोग कर रहे थे, इसलिए तुरंत ही बहुत सारे गार्ड भी अलर्ट हो गए थे। लेकिन विभूषण को फिर अफसोस हुआ कि अगर वो इस तरह से अलर्ट कर देगा सबको तो कल को सुरक्षा बढ़ जाएगी, और सुरक्षा बढ़ गई तो
उसका अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में जांच पड़ताल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो चुप हो गया और तुरंत ही गार्ड को कह रहा कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और गार्ड गार्ड बेचारे तुरंत ही जो करने हुए थे वो आराम से फिर रिलैक्स्ड हो गए थे। और वेवशन ने यहाँ पर उस काले कपड़े वाले इंसान को जाते हुए देखा और मन में सोचा, तुम कौन हो जो मुझे देखने आते हो? आखिर क्यों ये सारे अल्फा मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्यों बोलकर वो अपने कमरे में गया और लेट गया, बैठने लगा। और यहाँ पर हेंगुंजन वापस से अपने घर आया। उसने पहले ही काले कपड़ों को एक जगह छोड़ दिया था, दफना दिया था। और उसके बाद घर आने के बाद वो मन में सोचने लगा कि आखिर तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए थे? क्या सीन है? ऐसा क्या चीज़ है जिसके बारे में तुम इतना विचार कर रहे थे? और उसने यहाँ पर वेवुशन ने पढ़ने के लिए कुछ बुक्स रखी हुई थी, जिसे देखकर हेंगुंजन उन किताबों के बारे में सोचने लगा। उसने ये किताबें पढ़ी हैं। फिर उसे याद आने लगा, ये किताबें तो उन टाइम की है जब उसके माता पिता अभी गद्दी पे नहीं बैठे थे। ये तो उस समय की किताबें हैं। उसे इस बारे में जानना चाहिए, शायद उसके माता पिता को कुछ ज्ञात हो। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। क्या हेंगुंजन पता कर पाएगा कि आखिर क्या सीन है और क्या नहीं। और गाइस मैं आपको बता दूं, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, वो ईजान फी से रिलेटेड आएगी, जिसका टॉपिक है फियर। तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारा प्यार मेरी उस वीडियो को दें और उस कहानी को ज़रूर सुनें, क्योंकि मैं उसे बहुत दिन से विचार करके उस कहानी को सोच के लगभग मुझे 10 से 15 दिन लग गए उसके बारे में सोचने में, रिसाइट करने में, उसकी स्टोरी बनाने में। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी सी स्टोरी लेके आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार दें, जैसे कि आप बाकी की स्टोरीज़ को देते आए हैं। और इस बार भी मैं अच्छी रैंक लेके आऊँ। और बस मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस स्टोरी को सुने। इट डज़न्ट मैटर कि फर्स्ट आओ या सेकंड आओ या थर्ड आओ, बस आपकी स्टोरी की काबिलियत लोगों तक पहुँचे कि आपने कैसा लिखा है और कैसा नहीं। बस मैं इतना चाहती हूँ, मेरी कहानी लोग सुने, बस इससे ऊपर कुछ भी नहीं। रैंक मेरे लिए मैटर नहीं करती। स्टोरी अच्छी होगी तो आज नहीं तो कल उसे लोग बाग सुन ही लेंगे। मैं बस यही सोचती हूँ। एक दिन में व्यूज़ आने से, एक दिन में आप खरगोश वाली चाल चलो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप कछुए की तरह धीरे धीरे काम करते रहो तो आप बुलंदियों तक ज़रूर पहुँचते हो। इसलिए आई होप आपको वो स्टोरी पसंद आए। तब तक मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपना ढेर सारा प्यार दें। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। और जिन लोगों को सिर्फ फंक्शन सुनना है उनके लिए मैं 10 मिनट वाली वीडियो बना दूँगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोल दें कि हाँ दी वो 10 मिनट वाली वीडियो बनाकर ख़त्म कर दो, तो मैं उन लोगों के लिए वो चला देती हूँ। उसके बाद वो बाकी की कहानियों को कंटिन्यू बेशक ना करें, क्योंकि उनको सिर्फ फंक्शन सुनना है, वो फंक्शन मिल जाएगा 10 मिनट की कहानी में, बहुत होते हैं 10 मिनट। और बाकियों के लिए ये नॉवल आती रहेगी। और मैं भी इसे चाहती हूँ कि मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। मैं इसे थोड़ा सा कटौती करके छोटी भी कर रही हूँ, बट वही है कि बाकी लोग बोर ना हो जाएं, तो इसलिए मैं थोड़े से इसमें चीज़ों को काट रही हूँ और जल्दी जल्दी चला रही हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कि क्या क्या होगा। वांगची को थोड़ा सा वेवोशन का मकसद समझ में आएगा या नहीं आएगा, और जो हमारा लैन शिचन है क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया आप लोगों के क्या गेसेस हैं कि लैन शिचन जीतेगा या नहीं जीतेगा। क्या वो विक्ट्री के साथ वापस आएगा या मुंह काला करवा के आएगा। तो आप लोगों के जो भी होगा, आप लोगों का जो भी अनुमान होगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टाटा।